वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखने वाले हैं घात और घातांक। क्यों सीखें हम घात और घातांक को, क्या आवश्यकता है इसे सीखने की। देखिए यहां जो ये आप नंबर देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या देख रहे हैं, ये संख्या क्या है? ये संख्या है हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान। हमारी पृथ्वी में कितना वजन है, कितना भार है हमारी पृथ्वी का, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। जानने की आवश्यकता तो है ही ना। तो ठीक है, पढ़ते हैं इसे, कैसे पढ़ा जाएगा। बड़ी लंबी चौड़ी संख्या है। इकाई दहाई से शुरू करो। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब। आगे क्या पढ़ूं, मैंने तो इतना ही सीखा है। समस्या आ गई ना। तो ऐसी संख्याओं को जो बहुत बड़ी है उन्हें हम कैसे पढ़ें और कैसे लिखें और कैसे किसी को समझाएं, तो इसके लिए हमें गणित में प्रावधान मिलता है घात और घातांक का। यानी बड़ी, बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्याओं को पढ़ने और लिखने के लिए हमें घातांक नियम सीखने जरूरी हैं। क्या होता है घात और घातांक, चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। देखिए ये जो संख्या लिखी हुई है इसे हम घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 5.97 इंटू 10⁻²⁴। ऐसा मैंने कैसे लिखा, क्यों लिखा, ये हम सीखेंगे क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में है। इस रूप को हम कहते हैं मानक रूप। यानी इतनी बड़ी संख्याओं को हम मानक रूप में लिखकर यूज करते हैं। और ऐसी बहुत सी छोटी संख्याएं भी होती है जिन्हें हम ऋणात्मक पावर के रूप में यूज करते हैं, वो भी हम आज ही सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले इसे देखते हैं और समझते हैं क्या होता है घात और घातांक। यहां हम ये देख रहे हैं 10 और उस पर लिखा हुआ है 24। यानी ऊपर कैसे लिखा हुआ है ये देखिए, ये तो आपका 10 हो गया और बिल्कुल इस पर झंडे की तरह यहां हम लिख देते हैं घात को। ये जो घात के लिए देखिए यहां जो लिखा जाता है इसे घात पढ़ा जाता है और लिखने का तरीका यही है। आप अगर इसे ऐसे लिखेंगे तो ये गलत होगा क्योंकि इसे तो हम पढ़ेंगे 1024, लेकिन ये 10 के ऊपर झंडे की तरह जो आपने अंक लिखा है, इस अंक को कहा जाता है घातांक। क्या कहते हैं? घातांक। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। तो कभी भी ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे ही लिखना होगा, तभी वो बिल्कुल सही होगा। ये तो हो गया आपका घातांक जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। और ये जिस अंक के ऊपर आपने झंडे की तरह इस अंक को लिखा है, तो ये अंक आपका कहलाता है आधार। इसे क्या कहते हैं? आधार। यानी जिस संख्या के ऊपर घात लिखी जाती है। अब देखिए घात के लिए हमने यूज किया है 24 को, इसलिए यहां जो 24 लिखा हुआ है उसे कहेंगे हम घातांक। क्लियर? पढ़ा जाएगा 10 की घात 24, 10 की घात 24। तो इस 24 को हम घातांक कहते हैं। जो अंक हमने घात के लिए यूज लिया है वो अंक घातांक कहलाएगा। जैसे कि 3 की घात अगर मैं 4 लिखूं तो पढ़ूंगा तो इसे मैं 3 की घात 4, 3⁻⁴, 10⁻²⁴। लेकिन ये जो अंक हमने यूज लिया है घात के लिए, उस अंक को हम कहेंगे घातांक। क्लियर है? घात होती है जो आप झंडे की तरह यहां संख्या लिखते हैं, वो घात होती है। पढ़ा इसको घात जाता है, लेकिन ये होता क्या है? घातांक। क्लियर हो गया होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। घात के लिए जो अंक यूज किया जाता है वो घातांक कहलाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल। तो इस तरह से 10⁻24 और 3⁻⁴ ये चीजें हम घात और घातांक के रूप में पढ़ते हैं। अब इनका खेल क्या है, इस खेल को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपने देखा है कि 3 की घात 2, 4 की घात 3, 5 की घात 2, इन्हें कैसे लिखा जाता है? इन्हें लिखा जाता है या इनका क्या मतलब होता है वो हम देख रहे हैं। 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3। क्लियर? जितनी घात लिखी होती है उतनी बार उस आधार को आपस में गुणा कर दिया जाता है। 4 की घात 3 का मतलब क्या होगा? 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 को हम 3 बार गुणा कर देंगे। 5 की घात 2 का मतलब क्या है? 5 को हम 2 बार गुणा कर देंगे। घात बड़ी हो तो जैसे मान लीजिए 7 की घात 5, इसको कैसे लिखेंगे हम इस 7 को 5 बार लिख देंगे और आपस में गुणा कर देंगे। 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। आप देख रहे हैं 7 की घात 5 का मतलब क्या हो गया? 7 को हमने 5 बार लिखा है और आपस में गुणा कर दिया है। तो यही है हमारी घात का मतलब। पढ़ा क्या जाएगा? 7 की घात 5 और इसकी वैल्यू क्या होगी? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और आप इसे मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई करके आप 5 की घात 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं।
4 की घात 3 की वैल्यू 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं और 3 की घात 2 की वैल्यू 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो जरा देखें क्या होगी वैल्यू। देखिए 3 को 3 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है 9, यानी 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9। 4 की घात 3 का मतलब क्या होगा 4 चौक 16, और फिर जो 16 आया है उसको फिर से 4 से गुणा कर देंगे तो 16 चौक 64। इस तरह से हम 4 की घात 3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 5 की घात 2 की वैल्यू क्या हो गई 5 इंटू 5 पचम 25। इस तरह से 5 की घात 2 की वैल्यू कितनी हो गई 25। अब 7 की घात 5 की वैल्यू क्या होगी जरा देखिए। 7 को अगर 7 से गुणा करते हैं तो 7 7 49, क्लियर है। 49 को फिर हम 7 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 7 नाम 63 का 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होता है 34, यानी कि 343। ये हमें यहां तक मिल गया। अब इस 7 से अगर हम इसको और गुणा कर दें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा यहां तक की वैल्यू मिल जाएगी। तो कीजिए गुणा, हमें क्या मिलता है 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हासिल 3, 7 तिया 21 और 3 कितना होता है 21 और 3 हो गया 24, यानी यहां तक की वैल्यू मिल गई। हम 4 बार गुणा कर चुके हैं, अब एक बार अगर और गुणा कर दें तो 7 की घात 5 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। कीजिए गुणा, 7 एकम 7, 0 का 0, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 16,807 ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी 7 की घात 5 की। इस प्रकार से हम किसी भी घात वाली संख्या की यानी कि उसका मान हम निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं ऋणात्मक घातांक का क्या अर्थ होता है। चलिए 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है 10 गुणा 10 गुणा 10, ये होता है साहब 10 की घात 3 का मतलब। अच्छा तो 10 की घात 2 को कैसे लिखेंगे हम 10 गुणा 10। अच्छा 10 की घात 1 को कैसे लिखेंगे 10। अब 10 की घात 0 को कैसे लिखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आप जरा इस चीज को ढंग से ध्यान दीजिए। किसी भी संख्या की घात 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसे लिखते हैं हम 1, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि 2 की घात 0 बराबर 1, 7 की घात 0 बराबर 1, 5 की घात 0 बराबर 1, कोई सी भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। और अब चलते हैं नेगेटिव, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 से हम घटते आ रहे हैं, यानी कि घातांक जो है वो कम होता जा रहा है। चलिए 3 से 2 पे आए, 2 से 1 पे, 1 से 0 पे, तो 0 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी होगी 10 की घात -1। इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखते हैं हम 1/10। फिर 10 की घात -2, इसे हम लिखेंगे 1/10 इंटू 10। 10 की घात -3, इसे लिखेंगे 1/10 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपके। तो जरा क्लियर करते हैं इसको और ढंग से। तो देखिए ये 10 की घात 3 है, ये 10 की घात 2 है, ये 10 की घात 1 है, ये 10 की घात 0 है। अब आप देख रहे हैं कि 10 की घात -1 को हम लिखते हैं 1/10, और 10 की घात -2 को हम लिख सकते हैं 1/10 की घात 2, क्योंकि इसका मतलब क्या है 10 इंटू 10 यानी कि 10 की घात 2, देखा आपने। और इसे लिख सकते हैं 1/10 की घात 3, क्लियर। तो यहां हमने देखा कि 10 की घात -3 बराबर है 10 की घात -3 बराबर है 1/10 की घात 3 की, क्लियर है। अगर ये समझ में नहीं आया तो लीजिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। 2 की घात 3 बराबर हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर। 2 की घात 2 लिखेंगे 2 इंटू 2। 2 की घात 1 को लिखा जाएगा 2, 2 की घात 0 को लिखा जाएगा 1, 2 की घात -1 को लिखा जाएगा 1/2, 2 की घात -2 को लिखेंगे हम 1/2 इंटू 2, यानी कि 1/2 की घात 2। और 2 की घात -3 को हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 1/2 की घात 3। देख लीजिए सेम चीज है, और हर संख्या के साथ ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत ही आसान और सीधी सी बात है। क्या कह रही है ये बात, ये कहा जा रहा है कि अगर किसी संख्या की घात m है, किसी संख्या की घात m है, और ऋणात्मक की बात करते हैं -m है, तो ये बराबर होगा 1/a⁻m, यानी a की घात m के। तो a की घात -m बराबर होता है 1/a की घात m। इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां देख रहे हैं कि a की घात -m और am एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है ना,
हमने पढ़ा था कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो यही है गुणात्मक प्रतिलोम। एक ही घात माइनस एम और एक ही घात एम एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। तो चलिए कुछ संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं और हमने देखा कि एक ही घात माइनस एम को हम लिख सकते हैं 1/1 एम, और इसी प्रकार से यदि ये है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एक ही घात m है तो वो बराबर होगी 1/1 माइनस एम के। इन दोनों चीजों को देख लीजिए, और हमने ये बात की कि एक ही घात माइनस एम का गुणात्मक प्रतिलोम एक ही घात m होगा और एक ही घात m का गुणात्मक प्रतिलोम एक ही घात माइनस m होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। हम जानते हैं कि 2 की घात 4 बराबर होगा 1/2 की घात माइनस 4 के। 3 की घात 5 बराबर होगा 1/3 की घात माइनस 5 के, और 7 की घात माइनस 3 बराबर होगा 1/7 की घात 3 के। और हम कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। तो जरा चेक करते हैं कि ये गुणात्मक प्रतिलोम क्यों है। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए हम ये जानते हैं कि दोनों प्रतिलोमों को अगर आपस में गुणा किया जाए तो हमें गुणन तत्समक प्राप्त होना चाहिए। तो लीजिए 2 की घात 4 है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम कौन है, 2 की घात माइनस 4। तो इन दोनों को हम गुणा करते हैं 2 की घात माइनस 4, तो हमें प्राप्त होना चाहिए 1। आपने घातांक नियम पढ़े हैं क्लास 7th में, और उन्हीं घातांक नियमों को हम यूज कर रहे हैं और हम अभी भी उन नियमों को सीखेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर आधार समान होता है और घातें चाहे अलग अलग हो चाहे कोई सी भी हो, तो उनका गुणा किस प्रकार से किया जाता है कि 2 की घात 4 और इस माइनस 4 को इसमें जोड़ दिया जाता है। जो रिजल्ट प्राप्त होगा वही हमारा इनका गुणनफल होगा। तो घातांकों का यानी घातों का गुणा कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाया करती है। तो लीजिए सॉल्व करते हैं। 2 की घात 4 प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 2 की घात 0 इज इक्वल टू 1, यानी इन दोनों को गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हो रहा है। आप इनको भी गुणा करके देख सकते हैं कि 3 की घात 5 गुणा 3 की घात माइनस 5, और जब इनको मैं गुणा करूंगा तो आधार समान है इसलिए घातों को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने का मतलब है 5 प्लस माइनस 5, यानी कि 3 की घात 5 प्लस माइनस माइनस 5 बराबर 3 की घात 0, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। यानी हम देख रहे हैं कि इन घातों को अगर इन संख्याओं को हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1, गुणन तत्समक मिल रहा है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे। तो स्पष्ट हुआ। 2 की घात 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 2 की घात माइनस 4। 3 की घात 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 3 की घात माइनस 7। इसी प्रकार 4 की घात माइनस 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4 की घात 5। तो स्पष्ट हुआ कि ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। यानी हम कह सकते हैं एक ही घात n का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, एक ही घात माइनस n। एक ही घात x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, एक ही घात माइनस x। क्लियर। तो आपके समझ में आया कि ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं। एक ही घात माइनस m का गुणात्मक प्रतिलोम एक ही घात m, और एक ही घात m का गुणात्मक प्रतिलोम एक ही घात माइनस m, और इसीलिए इन्हें इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो अब हम सीखते हैं हमारे घातांक नियमों को। क्या कहते हैं हमारे घातांक नियम और किस प्रकार हम इनको यूज करते हैं, देखिएगा। ये देखिए, ये है हमारे घातांक नियम 1 2 3 4 5 6 और 7। कुल 7 घातांक नियम है, और इन 7 नियमों के बेस पर पूरी घात और घातांक को समझ सकते हैं केवल और केवल इन 7 नियमों से। और बहुत आसान है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लेते हैं पहले नियम को, और पहला नियम क्या कह रहा है कि एक ही घात m इंटू एक ही घात n बराबर होता है एक ही घात m प्लस n। और ये तो हमने अभी अभी देखा है क्या, कि यदि आधार समान हो, आप जानते हैं a यहां पर क्या है, आधार, और m और n क्या है, घातांक है। तो आधार समान है और घातांक चाहे अलग हो चाहे एक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, घातांक कुछ भी हो सकते हैं। अगर आधार समान है तो उनको गुणा किस प्रकार से किया जाएगा, इस प्रकार से। देखिए हम संख्या लेते हैं 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि अगर आधार समान है तो उस आधार को लिख दीजिए और इन दोनों घातों को इस प्रकार से जोड़ दीजिए। तो लीजिए 3 प्लस
5, यानी हम लिख सकते हैं 2 की घात 8। ये आ गया हमारा रिजल्ट। और देखिए 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 7, कैसे लिखेंगे इसको, कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? आधार समान है इसलिए कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। 4 आधार को एक बार लिखिए और दोनों घातों को इस पर जोड़ दीजिए। 3 + 7 यानी कि 4 की घात 10। तो क्लियर हुआ, आपके समझ में आ गया होगा कि जब भी दो घात वाली राशियों को गुणा किया जाता है तो अगर आधार समान है तो उन घातों को जोड़ दिया जाता है। हम यही लिख रहे हैं, 5 की घात -3 गुणा 5 की घात 7। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आधार को एक बार लिख दीजिए और घातों को जोड़ दीजिए। ये लीजिए -3 + 7, दोनों घातों को हमने जोड़ दिया। रिजल्ट क्या मिलने वाला है? 5 की घात -3 और 7 विपरीत चिन्ह होने की वजह से माइनस होगा और रिजल्ट मिलेगा +4, क्योंकि आपको बाकी करना तो आता ही है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से। तो यहां हमारा रिजल्ट मिल रहा है 5 की घात 4। तो इस तरह से हम घातों का गुणा करते हैं। और देखिए मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूं। ये लीजिए, हम लेते हैं 12 की घात 7 गुणा 12 की घात -12। इन दोनों को हमें गुणा करना है, क्योंकि आधार समान है इसलिए हम आधार को लिखेंगे और दोनों घातों को जोड़ देंगे, यानी 7 + -12। आपको यहां माइनस चिन्ह से कंफ्यूज नहीं होना है, ऋणात्मक घात से कंफ्यूज नहीं होना है। ऋणात्मक घात को ऋणात्मक रहने दीजिए, आपको m और n की वैल्यू पुट करनी है। ये m है और ये n है, तो m की जगह m लिखा प्लस n की जगह हमने n की वैल्यू पुट की और इसे सॉल्व कर दीजिए। बस 12 की घात 7 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस और रिजल्ट मिलेगा 12। माइनस और 12 आ ही जाएगा, तो 7 में से अब 12 माइनस कीजिए, क्या रिजल्ट मिलता है? तो 12 की घात, यहां हम देख रहे हैं कि 7 प्लस का और 12 माइनस का है, तो माइनस करना पड़ेगा। 12 में से 7 गया तो 5 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं आप, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह हमने माइनस लगाया। तो इस तरह से हमें 12 की घात -5 हमें रिजल्ट मिला। तो इस तरह से करते हैं हम गुणा। और अब लेते हैं हम भाग कैसे करेंगे। तो लीजिए इसे करता हूं इरेज और समझते हैं कि भाग कैसे किया जाता है। a की घात m भाग देना है a की घात n का। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की घात m बटा a की घात n। और रिजल्ट क्या होगा कि आपने देखा जब हम गुणा करते हैं तो घातें जुड़ जाती है, यानी घातों को प्लस किया जाता है। और जब भाग करेंगे तो गुणा और भाग एक दूसरे के विपरीत संक्रिया होती है ना, बिल्कुल इसीलिए यहां हमने घातों को जोड़ा तो यहां हम घातों को माइनस करेंगे। गुणा का प्रतिलोम यानी गुणा का विपरीत अगर भाग है तो फिर प्लस का विपरीत तो माइनस है, इसलिए यहां हम माइनस करेंगे। तो लीजिए लेते हैं एग्जांपल, 2 की घात 3 में भाग देना है 2 की घात 5 का। तो रिजल्ट क्या आएगा? देखिए ये तो लिखा हमने 2 और पहली वाली घात में से बाद वाली घात को घटा दिया जाएगा, यानी m - n। m की जगह यहां पर क्या है? 3 और n की जगह कितना है? 5। तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 की घात -2। कैसे? 5 और 3 दोनों अलग अलग चिन्ह वाली संख्या है, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2। और लास्ट में बड़ी संख्या का चिन्ह तो लगाएंगे ही, 5 है बड़ी संख्या और इसका चिन्ह है माइनस, इसलिए हमने लगाया माइनस। ये आप जानते हैं, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। चलिए अब देखते हैं। और 7 की घात 5 बटे 7 की घात 3 की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब भी तो भाग ही है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 7 की घात 5 और ये 3 इसमें से माइनस हो जाएगा। 7 की घात 5 में से यानी कि 3 माइनस हुआ तो 7 की घात 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस नियम को यूज करते हैं कि जब भी आधार समान हो, क्या देख रहे हैं? आधार अगर हमारा समान है और हमें भाग करना है तो घातों को घटा दिया जाता है। क्लियर? लीजिए हम अगले नियम को समझते हैं। अगला नियम ये कह रहा है कि अगर a की घात m है इंटू b की घात m है, तो यहां हमें देखने को मिल रहा है कि घातांक तो समान है लेकिन आधार अलग अलग है। अभी हमने इन दोनों नियमों में देखा कि आधार समान है और घातांक कुछ भी हो सकता है, तब तो हम गुणा और भाग इस प्रकार से करते हैं। लेकिन अगर आधार समान नहीं हो और घातांक समान हो तो क्या किया जाएगा? सिंपल सी बात है, अगर घातांक समान हो तो उन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम, यानी a गुणा b की घात m।
यानी एक ही बार घात लगा सकते हैं। और इसको तो आप जानते हो, गुणा का मतलब यही होता है AB, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ है a की घात माइनस m इंटू बी की घात माइनस m, तो हम लिख सकते हैं ab की घात माइनस m। हमारे पास लिखा हुआ है x की घात a इंटू y की घात a, तो हम लिख सकते हैं x y की घात a। क्लियर है? देखिए संख्यात्मक उदाहरण लेते हैं कुछ। लीजिए 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसे लिखेंगे 3 गुणा 5 की घात 2, क्योंकि घातांक समान है और संख्याएं यानी कि आधार में जो संख्याएं लिखी हुई है वो अलग अलग हैं, तो आधार वाली संख्याओं को गुणा करके घात को एक ही बार एक साथ लगा दिया जाता है। जैसे कि 7 की घात 5 गुणा 3 की घात 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3 की घात 5, मतलब दोनों आधारों को आपस में गुणा कर दिया जाता है और घातांक वाली संख्या को एक ही बार एक साथ लगा दिया जाता है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हल कैसे करेंगे? 3 पंजे 15, तो यह आ जाएगा 15 की घात 2, और यहां 7 तिया 21, तो 21 की घात 5, ऐसे पढ़ सकते हैं। क्लियर है? और देखिए आप 2 की घात -3 इंटू 5 की घात -3, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे बिल्कुल इसी प्रकार से है कि 2 और 5 तो हो जाएगा गुणा, क्योंकि जो आधार वाले अंक हैं वो तो हो जाएंगे गुणा, a और b तो हो जाएगा गुणा, और जो घात है वो एक साथ एक ही बार लिख दी जाएगी। तो दोनों जगह घात -3 है, हम यहां -3 लिख देंगे और क्या कहेंगे इसको? 2 पंजे 10 की घात -3। इस प्रकार से हम इन घातांक नियमों को यूज कर सकते हैं, और इनका यूज अभी एग्जांपल्स में बहुत अधिक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही है जो सब कुछ है घातांक में। तो इन नियमों को ढंग से देख लीजिए कि किस प्रकार हम इनको यूज करते हैं। चलिए लेते हैं हम अगला नियम, और अगला नियम भी यही कह रहा है कि जब यहां घातें गुणा के रूप में है, यानी दो संख्याएं अगर गुणा के रूप में है तो घात का क्या होगा, और जब भाग के रूप में है यानी a की घात m बटा b की घात m है तो क्या होगा? वही बात, वहां आधारों के बीच में गुणा था तो हमने गुणा करके एक साथ घात लगा दी, और यहां आधारों के बीच में भाग है तो हम भाग करके एक साथ घात लगा देंगे, जैसे कि a बटा b की घात m। क्लियर है? अगर हमें लिखा हुआ मिलता है a की घात n बटा b की घात n, बस घातांक समान होने चाहिए, आधार चाहे अलग अलग है, अगर घातांक समान है तो हम इनको एक साथ लिख सकते हैं a बटा b की घात n। कुछ भी लिखा हो x बटा y, और घात लिखी हुई है आपकी -m, और यहां भी -m है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x बटा y की घात -m। घात समान होनी चाहिए, आधार अलग अलग हैं, तो उन्हें इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब इस बात का आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको अगर हम ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं। अभी देखते हैं, हमें लिखा हुआ मिलता है 3 की घात 2 बटा 6 की घात 2, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 3 बटा 6 की घात 2, और इसे सरल कर सकते हैं। 3 और 6 आपस में कट रहा है, इसलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या मिलेगा? 1 बटे 2 की घात 2। क्लियर? अब आप जानते हैं कि 1 बटे 2 की घात 2 है, तो ये घात दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार से वापस भी तो लिख सकते हैं हम। बिल्कुल यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। 1 की घात 2 बटा 2 की घात 2, इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। और देखिए आगे क्या होगा? 1 की घात 2 की वैल्यू तो 1 होगी, और 2 की घात 2 की वैल्यू 4, तो इसका रिजल्ट हम 1 बटा 4 दे सकते हैं। यही तो यूज है इन घातांक नियमों का। और देखिए आप, हमें लिखा हुआ मिल रहा है 12 की घात 4 बटे 4 की घात 4, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 12 बटे 4 की घात 4। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 4 और 12 कैंसिल हो रहा है, तो 4 एकम 4 और 4 3 12, तो यानी हमारे पास क्या बच रहा है? 3 बटा 1 की घात 4, इसे हम कह सकते हैं 3 की घात 4। ये हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इन घातांक नियमों को यूज करते हैं, और अभी आने वाले एग्जांपल्स में इनको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे और समझते हैं कि अगले नियम हमें क्या कह रहे हैं। आपने अब तक जो देखा उसमें इसको जरा और एक्सप्लेन कर दूं क्या, कि a की घात m इंटू बी की घात m लिखा हुआ है, तो इसे हम लिखते हैं ab की घात m। और अगर हमें लिखा हुआ मिलता है कि ab की घात m है, तो इसे हम a की घात m इंटू बी की घात m भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और ऐसी कंडीशन का यूज अभी अभी हमने
किया था। चलें आगे। चलिए अब हम लेते हैं हमारा नियम नंबर 5। पांचवा नियम आपने देखा था कि ए की घात माइनस एम बराबर होती है 1 बटा ए की घात एम के, और इसी प्रकार से ए की घात एम बराबर होती है 1 बटा ए की घात माइनस एम के, और ए की घात एम का गुणात्मक प्रतिलोम है ए की घात माइनस एम, और ए की घात माइनस एम का गुणात्मक प्रतिलोम होता है ए की घात एम। ये आप जानते हैं। तो ए की घात माइनस एम को हम 1 बटा ए की घात एम लिख सकते हैं, ए की घात एम को 1 बटा माइनस एम लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ उदाहरण और दूं तो लीजिए, 3 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 1 बटा 3 की घात माइनस 5। 3 की घात माइनस 7 को हम लिख सकते हैं 1 बटा 3 की घात 7। 5 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 1 बटा 5 की घात माइनस 4। क्लियर? 3 की घात माइनस 7 यहां अपॉन में चली गई है, तो आप देख रहे हैं कि माइनस से प्लस हो गया है। तो इतना याद रख लीजिए कि यहाँ प्लस है तो नीचे जाने पर माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी माइनस है तो प्लस। इस प्रकार से ये संख्याएं चेंज होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपने पहले देखे हैं, तो मैं बात करता हूं इनकी। चलिए इसे करते हैं इरेज और देखते हैं इसे। ए की घात m इंटू एन, ए की घात m इंटू एन, यानी हम यहां देख रहे हैं कि घात के ऊपर अगर घात लगी हो तो क्या मतलब होता है उसका। देखिए इस कंडीशन में घातें होती है गुणा, यानी आधार तो वही रहेगा और m और n को हम कर देते हैं गुणा। ठीक है, लेते हैं एग्जांपल। 3 की घात 4 और फिर उसकी घात है 3, तो इसे हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि 3 की घात 4 इंटू 3, यानी ऐसी कंडीशन में घातें गुणा हो जाती है। तो जवाब क्या मिलेगा? 3 की घात 12। और देखिए 2 की घात 3 और फिर उसकी घात 4, तो जवाब क्या होगा? 2 की घात 3 इंटू 4, यानी 2 की घात 3 चौक 12। और लीजिए 3 की घात 5 और फिर उसकी घात है 2, तो जवाब क्या होगा? 3 की घात 5 इंटू 2, यानी कि 3 की घात 10। इस तरह से हम इन घातांक नियमों को यूज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ए की घात 0 बराबर 1, और ये भी हमने अभी देखा था कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो, किसी भी संख्या पर, मान लीजिए 4 पर अगर घात 0 लिखी है तो इसका मतलब 1 होता है, 5 पर अगर घात 0 लिखी है तो इसका मतलब 1 होगा, 6 की घात 0 है तो भी इसका मतलब 1 होगा, 12 की घात अगर 0 है, इस प्रकार से लिख दो, तो इसका जवाब होगा 1। अगर x की घात 0 है तो 1, m की घात 0 है तो 1, n की घात 0 है तो 1, किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका जवाब क्या होगा? 1। तो याद रखिएगा इन सारे घातांक नियमों को, और इन्हीं पर बेस्ड है हमारी पूरी एक्सरसाइज टोटल प्रश्नावली घात और घातांक। इन नियमों को अगर आपने याद कर लिया तो क्लास 7th 8th 9th 10th सब में ये आपके यूज आने वाले हैं, इसलिए इन्हें ढंग से आपको समझना है और यूज करना है। तो देखिए, देखते हैं कि ये किस प्रकार से यूज होते हैं और किस प्रकार से हमारी समस्याओं का समाधान हम करते हैं। तो चलिए लेते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं कि घात और घातांक का क्या यूज है। ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स, और इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारे सामने आने वाली समस्याओं को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से हमारे जो घातांक नियम हमने सीखे हैं उनको यहाँ यूज किया जाता है। तो देखिए, लेते हैं पहले एग्जाम्पल को और समझते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। 2 की घात -3, इसे सॉल्व करना है और इसका जवाब देना है। तो सिंपल है, 2 की घात -3 को हम लिख सकते हैं 1 बटा 2 की घात 3। जनरली जब भी घात ऋणात्मक हो तो हम उसे प्लस में बदलकर आंसर देते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और 2 की घात 3 का मतलब आप जानते हैं ना, 1 बटा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। 1 बटा 2 की घात 3 क्या होती है? 8। और इस तरह से हमारा जवाब आ गया 1 बटे 8। ये हमारा आंसर हो गया। और लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? -4 की घात है 5 और गुणा -4 की घात है -10। सिंपली आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों आधारों में आधार बिल्कुल समान है। अगर आधार समान है तो फिर हम कैसे करेंगे गुणा? आपने नियम देखा था, कौन सा नियम देखा था? a की घात m इंटू a की घात n। तो जवाब क्या था? a की घात m प्लस n। इसको हम यहां यूज करेंगे। देखिए कैसे यूज करते हैं। बराबर -4 आधार में है तो हम -4 ही लिख देंगे, और घातांक जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं तो हम जोड़ देंगे 5 प्लस माइनस का 10। हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, तो देखिए जवाब क्या होगा।
-4 की घात, अब इनको सॉल्व कीजिए, ये तो आ गया 5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 10, और इसे और सॉल्व करते हैं तो ये -4 के मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, अच्छा रहेगा, ये -4 और इसको सॉल्व कीजिए, 5 तो है प्लस का और 10 है माइनस का, तो आंसर क्या आएगा -5, ये लीजिए -5, ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, घातांक वाले जो सवाल होंगे इन्हें सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 को, और एग्जाम्पल नंबर 3 को जरा ढंग से समझ लीजिए, अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए क्या कह रहा है ये, 2 की घात 5, फिर भाग है 2 की घात 8, ये आप देना जानते हैं कि कैसे देते हैं, फिर इस पर एक साथ घात दे दी इन्होंने 5, और फिर गुणा में दिया है 2 की घात -5। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें, इसे हम सबसे पहले इस अंदर वाली संख्या को सॉल्व कर लें, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए मैं यहां करता हूं, 2 की घात 5 और भाग का मतलब होता है माइनस कर दीजिए घात को 8, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं a की घात m में अगर भाग दिया जाए a की घात n का, मतलब आधार अगर समान है, आधार अगर समान है तो घातें क्या हो जाती है, घटा दी जाती है, m - n। तो हमने भी यही किया, m की जगह 5 है और n की जगह 8 है, तो 5 - 8, और फिर इसकी घात एक साथ लगी हुई है 5, तो इसे तो कर देता हूं इरेज, और समझिए आगे, इनटू में 2 की घात -5 लिखी हुई है, इसे एज इट इज रखते हैं। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं, पहले 2 की घात 5 - 8, जवाब क्या आएगा, 2 की घात -3, क्लियर है, 5 और माइनस का 8 है, तो इसे सॉल्व करने पर -3 मिलेगा, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं इसलिए घटाना पड़ेगा, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया, और फिर इसकी एक साथ घात अभी दी हुई है 5 और गुणा में है 2 की घात -5, और आगे सॉल्व करते हैं, 2 की घात -3 और उसकी घात 5, आपने ये नियम देखा है, कौन सा नियम देखा है, लिखता हूं मैं पहले, 2 की घात -3 इंटू 5, ऐसा हमने क्यों किया मैं अभी बताता हूं आपको, 2 की घात -5 एज इट इज लिखा, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि a की घात m और फिर उसकी घात n बराबर होती है a की घात mn, देखा था ना ये नियम, इस घातांक नियम को हमने यूज करके इस प्रकार से लिख दिया, घात के ऊपर घात है तो घातें गुणा हो जाती है, यानी जो घातांक है वो गुणा हो जाते हैं, तो 3 और 5 को हमने गुणा कर दिया, ये लीजिए मेरे पास यहाँ जगह कम है तो मैं यहां दे देता हूं इसका सॉल्यूशन, इज इक्वल टू 2 की घात कितनी आएगी, अब इन दोनों को गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15, और 15 काय का है माइनस का, तो ये लीजिए 2 की घात -15, और गुणा में क्या लिखा हुआ है 2 की घात -5, तो ये लीजिए 2 की घात -5। अब आप देख रहे हैं कि आधार दोनों जगह समान है, गुणा करना है, तो वही नियम कौन सा, a की घात m इंटू a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m प्लस n, इस नियम को हम यहां यूज कर लेंगे, तो ये लीजिए 2 की घात -15 प्लस माइनस का 5, सॉल्व कीजिए, 2 की घात -15 प्लस -5, तो जवाब आ गया 2 की घात -20, और इसे हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 20। अब इसे आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2 को 20 बार गुणा करना तो फिर थोड़ा कठिन हो गया ना, इसलिए हम इसी को हमारा आंसर कह देंगे। तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है, दोनों में से कोई सा भी आंसर आप दे दीजिए वो बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से हम समस्या का समाधान करते हैं। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, -3 की घात है 4 गुणा 5/3 की घात है 4। आप यहां देख रहे हैं कि ये a है और ये b है, घातांक समान है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं -3 इंटू 5/3 की घात 4 लिख सकते हैं ना। क्यों, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं कि a की घात m इंटू b की घात m अगर लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं ab की घात m। इस घातांक नियम का यूज करके हमने इसे लिख दिया क्योंकि घातांक समान है। अब क्या होगा, इन दोनों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ये माइनस का 1 है, अंदर गुणा होगा तो 5 एकम 5, क्या काम आएगा 5 माइनस का, बटे में 1 है, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि घात 4, यानी ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो देखिए कितनी आसानी से आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, -5 गुणा -5 गुणा -5 गुणा -5, यानी कि इस -5 को हमें 4 बार गुणा कर देना है। क्लियर, ये लीजिए माइनस है तो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, आसान रहता है।
अगर मैं 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 5 25, माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस आया। इसी प्रकार से इन दोनों को भी गुणा करके लिख देता हूं, 5 25, माइनस से माइनस गुणा किया तो प्लस, और 25 को 25 से गुणा करूंगा तो आप जानते हैं 625 आएगा, और प्लस प्लस प्लस, यानी कि -5 की घात 4 का जवाब क्या हुआ, 625। है ना, बहुत आसान, बहुत आसान है। लेते हैं इस एग्जांपल को और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, ये देखिए, -4 की घात कितनी है, -3, फिर 5 की घात भी -3 है, फिर -5 की घात भी -3 है। हम देख रहे हैं कि सभी घातांक समान है, तो फिर हम इस नियम को यूज करेंगे कि a की घात m इंटू b की घात m बराबर क्या होता है, ab की घात n। लिखते हैं ना इस प्रकार से, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी 3 संख्याएं हो तो हम क्या करेंगे, a की घात m इंटू b की घात m इंटू c की घात m। इस प्रकार से अगर 3 संख्याएं हैं तो हमारा जवाब होगा a b c की घात m, क्योंकि इसी घातांक नियम का ये विस्तार है। और अगर 4 संख्याएं हो तो भी उनको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यही घातांक नियम यूज आ रहा है। तो देखिए क्या होगा हमारा जवाब, -4 इंटू 5 इंटू -5, और फिर घात लग जाएगी एक साथ -3। अब इन्हें सॉल्व कर दीजिए, 4 पंजे 20, काहे का हुआ, माइनस का, और अभी गुणा में -5 होना और बाकी है। तो लीजिए मैं एक बार और लिख देता हूं, एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 20 पंजे 100, 100 की घात -3, और इसे हम लिख सकते हैं 1/100 की घात 3। तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम ऐसे बहुत से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये लीजिए और एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं हमारे घातांक नियमों को बिल्कुल ढंग से। तो चलिए देखते हैं इस पहले एग्जांपल को। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2/3 की घात अगर -3 है तो इसका मान क्या होगा। बहुत आसान है, आप इस घात को दोनों के साथ अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं a/b की घात m का सॉल्यूशन होता है a की घात m/b की घात भी m। तो लिखिए 2 की घात -3/3 की घात भी -3। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इन ऋणात्मक घातों को धनात्मक में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 की घात -3 को हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 3, यानी जो 2 की घात -3 है वो नीचे आ जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, और नीचे वाली घात अगर ऊपर जाएगी तो वो भी धनात्मक हो जाएगी। तो इसको तो मैं ले आता हूं नीचे, तो ये नीचे आने पर क्या हो जाएगा, 2 की घात 3, और इस 3 को ले जाता हूं ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 3। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 2। आप डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हैं। 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 27, और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है ना, बहुत आसान है, क्लियर। इस चीज को अगर हम चाहते हैं तो ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। कैसे, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए आपकी समस्या है 2/3 की घात -3। आपने देखा कि अगर मैं 2 और 3 का स्थान बदल दूं तो चिन्ह, घात का चिन्ह बदल जाएगा, यानी घातांक का चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम, 2/3 को अगर मैं 3/2 कर दूं तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, धनात्मक। वही बात आ गई है, आप कैसे भी समझ लीजिए। 2 की घात -3 और 3 की घात -3, स्थान बदला तो 3/2 की घात 3। इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं ना, बिल्कुल। तो आप चाहें तो सीधा यूज कर सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स समझने की चीज है, अगर आपके समझ में आ गई तो फिर आप बहुत इजीली सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अब इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा 3 की घात 3/2 की घात 3। 3 की घात 3 का जवाब 27, 2 की घात 3 का जवाब 8। यह 8 आपका आंसर, 27/8। क्लियर। तो इस तरह से हम हमारे घातांक नियमों को यूज करके आसानी से सवाल सॉल्व करते हैं। अब हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 2 को। तो मैं इसे यहीं सॉल्व करता हूं, इक्वल टू लगा के यहीं से सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। ठीक है, हम इतने इतने को सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों अलग है। ओके, अब आप देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है कि 1/3 की घात -2, 1/2 की घात -3 और माइनस है बीच में, यानी घटाना है। हमने घातांक नियमों में घटाने का सिस्टम तो देखा ही नहीं देखा ना। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। बिल्कुल, 1/3 की घात -2, हम इसको लिख सकते हैं बराबर 1/3 की घात -2 है। अगर मैं पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 2।
माइनस, और यहां क्या हो जाएगा, इसको भी पलट दीजिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी 2 को अगर ऊपर भेजूंगा तो घात क्या हो जाएगी, धनात्मक 2 की घात 3। और इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन हुआ। भाग, और इसका क्या होगा, 4 की घात 2। आप कहेंगे आपने तो बहुत आसान कर दिया इसको। देखिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि इसे हमने लिखा 1 की घात -2 बटा 3 की घात भी -2, ठीक है। फिर ये माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 1 की घात -3 बटे 2 की घात भी -3, क्योंकि आप जानते हैं a बटा b की पावर अगर m है तो हम इसे लिख सकते हैं a राइज टू पावर m, b राइज टू पावर n, और इसी नियम को हमने यूज किया है यहां पर। अब आप देखिए ये रहा ब्रैकेट, और इसे हमने क्या लिखा, 1 की घात -2 भाग का निशान है बटे 4 की घात -2। अब इन सभी घातों को हम धनात्मक बना लेते हैं। आपको पता है a की पावर -m को अगर मैं अपॉन में ले जाऊं तो वो धनात्मक हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं नीचे लाऊं तो धनात्मक हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 को अगर मैं नीचे लाऊं तो 1 की घात धनात्मक, और 3 को ऊपर ले जाऊं तो 3 की घात धनात्मक। इसी प्रकार से ये 2 ऊपर जाकर धनात्मक हो जाएगा और 1 नीचे आकर धनात्मक हो जाएगा। फिर भाग का निशान है, ये लीजिए ब्रैकेट, और 4 ऊपर जाकर धनात्मक हो जाएगा और 1 नीचे आकर धनात्मक हो जाएगा। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या होता है, 1। फिर भी मैं लिख देता हूं, देख लीजिए, 3 की घात 2 बटा 1 माइनस 2 की घात 3 बटा 1 भाग 4 की घात 2 बटा 1, और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 2 माइनस 2 की घात 3 भाग 4 की घात 2। अब आप देख लीजिए, इतनी एक्सरसाइज आपकी सीधी सीधी बच रही है। कैसे, डायरेक्ट थोड़ा सा समझ को विकसित कीजिए। क्या, 1/3 की घात -2 है, तो अगर मैं 1/3 को पलट दूं तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, इसलिए। क्लियर है, 1/2 को अगर मैं पलट दूं तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। और यही काम हम तीनों में कर सकते हैं, तो मैंने तीनों में किया, तो ये इजी है ना। तो फिर इसे लें, इसे मैं इरेज कर देता हूं और इसी से डायरेक्ट आप सॉल्व कीजिए। बस एक बार अपनी समझ को विकसित कर लीजिए। यदि हमें 3/2 की घात -5 लिखी हुई मिलती है तो इसको पलट दीजिए, 2/3 और घात हो जाएगी धनात्मक। क्लियर है, 7/5 की घात -2 लिखी हुई मिलती है तो हम इसे 5/7 की घात 2 लिख सकते हैं, यानी धनात्मक चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा आपका ऋणात्मक चिन्ह संख्याएं पलटते ही। ठीक है ना, तो डायरेक्ट यूज कीजिए और सीखिए, बहुत आसानी से आपके सवाल सॉल्व होंगे। तो लेते हैं इस सवाल को और चलते हैं आगे। क्या करेंगे अब, 3 की घात 2 माइनस 2 की घात 3। अब माइनस करना है तो इन घातों को सॉल्व करके कर सकते हैं। 3 की घात 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस, और 2 की घात 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। ठीक है, और ये भाग 4 की घात 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। अब इसे सॉल्व करता हूं तो यहाँ क्या मिलने वाला है मुझे, 1/16। मतलब जवाब क्या आ गया, 1/16 मेरा आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। इतना लंबा चौड़ा दिखने वाला सवाल चुटकियों में, बहुत आसान है। अब मैं इस सवाल को भी आपका यही सॉल्व कर देता हूं, समझिए आप। ये लीजिए बराबर, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 5/8 की घात -7 और 8/5 की घात -5। अब आप यहां इन दोनों को गुणा करेंगे, घातें अलग अलग है। जब घात समान होती है तो हम एक साथ घात लगा के लिख देते हैं, लेकिन जब घातें अलग अलग होती है तो आधार समान हो तो हम गुणा कर सकते हैं। यहां आधार तो समान है ही नहीं, क्योंकि ये तो 5/8 है, ये 8/5 है। तो कुछ दिमाग में घंटी बज रही है, मैं बताता हूं। अगर मैं इस 5/8 को 8/5 कर दूं तो कैसे, देखिए, इस 5/8 को मैं लिख सकता हूं 8/5। मैंने क्या किया, अंदर वाली संख्याओं को पलट दिया, और जब अंदर वाली संख्याओं को पलटते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। तो यहां घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, 7। कर सकते हैं ना वैसा। और गुणा में क्या लिखा हुआ है, 8/5 की घात -5। अब आप देखिए आधार एक जैसा हो गया, और जब आधार एक जैसा हो गया तो हम गुणा कर सकते हैं। तो घंटी बजनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होगा सॉल्यूशन। गुणा करते हैं तो आधार को एक बार लिख दिया जाता है और घातों को जोड़ दिया जाता है। ये लीजिए, अब इसे जोड़ूं तो क्या मिलेगा मुझे, 7 ± -5, और जवाब मिल रहा है 8/5 की घात 2। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
8 की घात 2 बटा 5 की घात 2, 8 घंटे 64 और 5 25, ये हमारा आ गया आंसर। तो देखा आपने कितनी आसानी से सवाल सॉल्व होते हैं। घातांक नियमों को एक बार सीख लीजिए, बस आपके सारे सवाल सॉल्व होते नजर आएंगे। और अब हम लेने वाले एक बहुत ही शानदार सवाल, एग्जाम में आने के चांस भी ज्यादा और इजी भी बहुत है, और एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो लेते हैं उस एग्जाम्पल को। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, देखिए कैसे। हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। अब m का मान ज्ञात करना है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके m का मान निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, आप देख रहे हैं कि ये भी -3 है और ये भी -3 है, और दोनों हो रहे हैं गुणा, घातें अलग अलग है। तो जब भी आपके आधार समान होते हैं तो हम गुणा कैसे करते हैं, हम घातों को जोड़ देते हैं। तो लीजिए -3 और घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि m+1 में हम ऐड करेंगे इस 5 को, और बराबर में -3 की घात 7 है, उसे एज इट इज लिख लीजिए। तो इनको जोड़ते हैं, क्या मिलेगा, -3 की घात m+6, 5 और 1 6, m तो जुड़ नहीं सकता तो ये तो ऐसे ही जुड़ेगा, ठीक है, बराबर -3 की घात 7। अब यहां हम एक नई चीज देखते हैं, और वो नई चीज क्या है जरा समझ लीजिए। ये चिन्ह है बराबर का, और बराबर के चिन्ह का क्या महत्व है ये आप गणित में बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या है, आधार दोनों तरफ समान है और वैल्यू बराबर है, तो ये कब संभव है, जब दोनों घातांक बराबर हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं, अगर 3 की घात 2 और बराबर में फिर से मैं 3 की घात लिखूं तो बताइए कब मान समान होगा। यहां क्या लिखूं, 3 की घात 2 का मान 9 होता है, तो यहां भी निश्चित रूप से 2 होगा तभी तो 9 होगा। क्लियर है, यहां ये 2 होगा तभी तो ये 9 बनेगा, और 9 बनेगा तभी तो दोनों मान बराबर होंगे। क्या मैं यहां पर कुछ और लिख सकता हूं, अगर मैं यहां 3 की घात 3 लिख दूं तो ये 27 हो जाएगा, और 27 हो जाएगा तो ये बराबर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। इसलिए हम ये कहते हैं, ये नियम है, या समझ सकते हैं कि अगर आधार बराबर है तो घातें समान होगी, क्योंकि जब तक वो समान नहीं होगी तब तक इस समता का कोई महत्व नहीं है, इस बराबर के चिन्ह का कोई महत्व नहीं है। और इसका विपरीत भी सही है। क्या विपरीत सही है, अगर मैं लिखूं कि ये x है, इसकी घात 2 बराबर है 3 की घात 2 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह होगा अगर घातें बराबर है तो फिर आधार को भी बराबर होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 की घात 2 की वैल्यू तो हो गई 9। अब बताइए मैं यहां क्या लिखूं कि मुझे 9 मिले, तो x की वैल्यू निश्चित रूप से जब तक मैं 3 नहीं लिखूंगा तब तक मुझे 9 नहीं मिलेगा, और अगर 9 नहीं मिलेगा तो फिर इस बराबर का कोई महत्व नहीं है। इस बराबर होने का महत्व यही है कि ये भी 3 होना ही चाहिए, यहां 3 होगा तो ही ये दोनों मान बराबर होंगे। इसलिए हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, और ये जानते हैं और ये मानते हैं, गणित कहती है कि अगर आधार समान है तो घातों को समान होना ही पड़ेगा। और इसका उल्टा भी सही है कि अगर घात समान हो तो आधार को समान होना ही पड़ेगा। तो जब भी ये बराबर का चिन्ह आए तब आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हम यहां लिखेंगे कि क्योंकि आधार समान है, क्योंकि आधार समान है, इसलिए क्या होना होगा भाई, घातों को समान होना पड़ेगा। इसलिए m+6 बराबर होगा 7 के। और अब आपको मिल गया एक छोटा सा समीकरण, तो आप m की वैल्यू निकाल लीजिए, 7 अपनी जगह रहेगा और ये 6 इधर आकर इसमें से माइनस हो जाएगा, और m की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार से हम m या फिर m की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखा आपने घातांक नियमों के कितने अच्छे अच्छे यूज हैं। इन घातांक नियमों के यूज को सीख लीजिए, यह आपकी हर क्लास में काम आएंगे। 8th 9th 10th सभी क्लासों में ये नियम आपके काम आने वाले हैं, तो इसलिए इन नियमों को सीखना बहुत जरूरी है। ओके, आज हमने घातांक नियमों के यूज को अच्छे से समझ लिया है, और इनके बेस पर आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे कमेंट कीजिए। आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब कंफर्म दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।